So different economic parameters also taken. Next, third is financial regulation and exchange structure have been forward to safeguard this exchange. Different financial regulations and structure have been made to stable the transaction. बहुत सारी transactions होती थी, इनके लिए काफ़ी regulations बनाए गए. Benefits and threats have continued to face to diversify changing structure of global financial image, जिसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियली स्ट्रगल्स, रिस्क और बेनिफिट्स भी देखने को मिले. द कीवर्ड नंबर फोर्थ इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. ऊपर सबसे ऊपर से पहले कुछ हमारे को इंटीग्रेशन वगैरह करना था, उसके बाद पैरामीटर्स वगैरह लिए गए, अच्छी स्टेबलाइजेशन हो सके. Next is fifth point. It is a very complex subject. It is a very complex सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत से तरह के हमें डिसीजंस वगैरह लेने पड़ते हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर होते हैं, हमारे इंटरनेशनली होते हैं. लाइक फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रिस्क असेसमेंट्स एट्सेट्रा. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पॉइंट. इन दैट पॉइंट मेरे माइंड में एक और चीज़ आ रही है. मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ, मेरा मन वहाँ पे लग रहा है, उसी तरह के थॉट्स मुझे आ रहे हैं. यही कारण है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा. और मैं ना कई बार ये सोचती हूँ कि जैसा हम देखते हैं वैसा हमारा मन बन जाता है, वैसा हम सोचने लगते हैं, वैसा फिर हमें दिखता है, हम चाहते भी वैसा ही हैं, कई बार गलत चीज़ हो जाती है. सो एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ. कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंस पे अफेक्ट करते हैं. जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया था, लीगल रूल्स, इंटरेस्ट रिस्क, कंट्री रिस्क, एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेस. Multinational companies and other enterprises also usually sourcing investment finance from दूसरी कंपनी से वो इन्वेस्टमेंट सोर्स लेती हैं फाइनेंस के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए, क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस के लिए. तो रिजल्ट क्या आता है? ग्लोबल एक्सचेंज रेट वगैरह, टैक्सेशन रूल्स, ग्लोबल कैपिटल मार्केट, अदर फैक्टर्स, काफ़ी सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमें पढ़ना पड़ता है डीपली. इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़. सो ब्रॉड कंट्रोल की वजह से, बहुत रिस्ट्रिक्शंस, रिजिडिटीज़ की वजह से, काफ़ी रेगुलेशंस की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस और रेगुलेशंस जो हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट क्या हो चुके हैं, हमारे इंडिया वाले उनके डाउनफॉल्स हो चुके हैं, उनको लॉस का फेस करना पड़ रहा है. तो इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग है इन द बिटवीन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स के एंड मेकिंग डिसीजंस, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फाइनेंसिंग. ये मैं कुछ कीवर्ड्स बोल रही हूँ, दोबारा से बोलती हूँ. इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस इन मेकिंग कॉर्नर स्टोन ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग बाय क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एसेट्स की वैल्यूएशन करना, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द होल वायबिलिटी ऑफ ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स. मैं कुछ समराइज करूँ, समझ आया नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ और ही बोल दिया. इंटरनेशनल फाइनेंस मतलब क्या होता है? इसका एक, ये मैंने कुछ डिटेल बहुत बता दी है, पर कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं. जैसे जैसे फाइनेंस को बिजनेस का ब्लड बोला जाता है कि बिना फाइनेंस के बिजनेस चल ही नहीं सकता. जैसे हमें जीने के लिए पानी चाहिए होता है, उसी लिए बिजनेस को चलाने के लिए पैसा 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 ही चाहिए होता है. इसलिए उसको ब्लड बोला गया. और नर्व सेंटर, नर्व क्या होती है हमारी, हमारा नर्व सेंटर केड़ा, किसको बोलते हैं नर्व सेंटर, हमें पता ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा. उसी तरह से जो हमारा फाइनेंस है बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए इसको क्या कहा कि यूनिवर्सल लुब्रिकेंट. यूनिवर्सल लुब्रिकेंट क्या होता है? जैसे हम पढ़ते नहीं थे इंग्लिश के अंदर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो यूनिवर्सली प्रूवन है, जो सच्चाई है हमारी पूरे यूनिवर्स की. तो एक यूनिवर्स की लुब्रिकेंट के इन्होंने उसके साथ रिलेट कर दिया कि यस, बिजनेस फाइनेंस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके अंदर क्या होता है? पहले तो हम प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स करते थे, फंड्स इकट्ठे कर लिए. अब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है. इसके अंदर क्या हो चुका है कि हम फंड्स को रेज़ कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ताकि हमारे बिज़नेस की वेल्थ बढ़ सके. बट वो हम करेंगे कैसे? द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट ग्लोबलाइजेशन. कैसे करेंगे? फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन. बट
it is very difficult and complex for the new beginner to understand the in the earlier stages about the financial management. So it is making the world financial and commodity making markets more and more integrated. इसमें बोला गया कि जो फाइनेंशियल और कमोडिटी है, गुड्स जो हैं जो भी हमें फाइनेंशियली तौर पे चाहिए होती हैं, उनको उनकी मार्केट्स को पढ़ना, उनको साथ में इंटीग्रेट करना, जोड़ के रखना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहला यहाँ पे हमारे थ्रेट्स देखने को हमें ये मिला। Not only the markets but the companies also becoming international in the operation and approach. This changing scenario, it is important to study the finance business के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, यूनिवर्सली प्रूवन है, बिना फाइनेंस के कुछ होता नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारा ब्लड चाहिए होता है, उसी तरीके से फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पहले हम प्रोक्योरमेंट फंड्स करते थे, उस पर हम उसकी यूटिलाइजेशन करने लगे हैं और ग्लोबलाइजेशन करने लगे हैं। अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, कैपिटल मार्केट्स क्या है, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। ये हमारा थ्रेड्स था, हमने कुछ फेस किया था। उसके बाद इसको पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, पर अब इजी हो गया, पर इसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट भी है इसीलिए। सो जैसे जैसे रैपिडली इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन होता गया, इकोनॉमिक और तेज़ी से बढ़ती गई, इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ हो गई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बिजनेस करना भी कंपल्सरी हो गया। और उसके लिए हमें इंटरनेशनली जानना, फाइनेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगा। हमें ग्लोबलाइज्ड सिनेरियो की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़े लग गया कंपनीज़ को। उनको और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम ग्लोबली कॉम्पिटिट करने लग गए हैं, उतनी हमारी नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि अब इंडिया के साथ नहीं रहा, हम पूरा ग्लोबली हो गए, उसलिए हमें उतना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इट इज़ द कॉल्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, दैट्स वाई। So knowledge, understanding of different countries, economies, markets, it is very must for establishing oneself as a global player. तो इसलिए नॉलेज होना, उसके बारे में पता होना एक फाइनेंशियल प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Studying the international finance, it help a manager to understand the complexity of various economies and help to understand how to various events taking place world are going to affect the operation of the firm. अगर मैं हूँ एक फाइनेंशियल मैनेजर, मैं इंटरनेशनली जाके या ऑनलाइन बैठ के बिजनेस कर रही हूँ, मैंने डीपली अंडरस्टैंड किया है क्या क्या उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या कैपिटल मार्केट है, क्या रेगुलेशंस हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई एम नॉट सो यही लाइन रिपीट करूँगी, स्टडी द इंटरनेशनल फाइनेंस, हेल्प अ फाइनेंस मैनेजर to understand the complexity of the various world are going to affect the operation of firm. तो मुझे पता चल गया कि ये इसी की वजह से मेरे बिजनेस पे क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा था। तो मुझे स्टडी कर लिया तो इजीली हो गया दैट अफेक्ट क्या क्या कर रहा था, और मैंने उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सो ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज while preventing harmful effect of international events due to internationally doing the business. I deeply study to identify and I exploit. आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है, ढूंढा भी खुद ने मैंने, मुझे किसी को बताने नहीं आएगा, मैंने खुद ने ही बिजनेस पढ़ा था, मुझे नॉलेज थी रेगुलेशंस के बारे में, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा कि कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, कितनी मैं अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रैब कर सकूँ ताकि मैं बिजनेस को और एक्सपैंड करूँ और लॉसेस को कवर कर सकूँ, और क्या कर सकूँ, एक्सपैंड कर सकूँ, लॉसेस को कवर कर सकूँ, और हार्मफुल इफेक्ट, मैंने बोल दिया, अफेक्ट को बचा सकूँ। A thorough understanding of international finance will also assist the finance manager in anticipating international events and analyzing the possible effect on the firm. मैंने इतना थोरो पढ़ लिया कि मुझे अब एंटिसिपेशन तक होने लग गया। कहते हैं ना, हम चीज़ को बारी बारी पढ़ने, हमें उसका एंटिसिपेट, हमें अंदाजा होने लग जाता है कि क्या होने वाला है। ऐसे हमारे बिल गेट्स हैं, उनको पहले पता चल जाता है, तो वो कंटिन्यूसली हमें एहसास होने लग जाता है, फील होने लग जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस में क्या होगा या हमारा बिजनेस कैसे चलने वाला। आई विल थॉरो अंडरस्टैंडिंग anticipate international event and analyze the possible effect on the firm. So also I would also get a maximum profits from opportunities and minimize losses from them and which are likely to affect the operation adversely. ये कुछ था, मैंने समझा दिया, फाइनेंस का मीनिंग बता दिया, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, उसकी रेगुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तभी हमें कैपिटल मार्केट के बारे में पता चलेगा, तो हम सस्टेन कर पाएंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको हम कवर कर पाएंगे, प्रॉफिट के साथ कवर कर पाएंगे। और मुझे पता चल जाएगा कि इंटरनेशनली कहाँ कहाँ मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं, अगर मुझे नहीं पता तो मैं उसको चीज़ को कवर कर सकूँगी। ये था मेरा कुछ समराइज पॉइंट। तो नेक्स्ट मैं ये आती हूँ, ये मैंने पहले भी बता दिया
कि उसके बाद और ग्लोबल इकोनॉमी चेंज होता है, अब यहाँ पे चेंजेस की बात आ रही है, क्या हो रही है, चेंजेस की बात आ रही है। तो स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, बहुत ही डिफरेंट चेंज हो गया, सब कुछ सिस्टम ही चेंज हो चुका था। तो इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो चुकी थी यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक पैरामीटर्स यहाँ पे आ चुके थे, इकोनॉमिकली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, रेगुलेशंस, हमारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हो चुके थे। तो फाइनेंशियल मैनेजर का यहाँ काम क्या था, थ्रेट्स को और बेनिफिट्स को देखना। वही रिपीट यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। फिर इसके अंदर काफ़ी तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती हूँ। लाइक इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लीगल रूल्स आते हैं, रिस्क आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आते हैं, एसेट वैल्यूएशन आता है। सो वाइड फ्रेमवर्क इसको बोला गया है, इट इज़ अ कॉल्ड वाइड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनी से मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया, क्रॉस बॉर्डर रिलेशन से मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना किया। तो उसके बीच में कहीं रेगुलेशंस जिसको भी मैंने फेस किया, आई विल फेस दैट। सो उससे क्या हुआ, कई ग्लोबल इन्वेस्टर जो थे उनको कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, डाउनफॉल हुआ। एंड इंटरनेशनल एंड में इसको क्या बोल दिया गया, इट इज़ द कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन क्या होता है कि एंड में जो जिसको बोलते हैं ना, धक्का लगाने वाला कॉर्नर स्टोन है, कि हाँ आखिरी में किनारे पे मेरा पत्थर पड़ा था, इसने मेरे को किनारे के बाहर बोला, इसलिए बोलते हैं कॉर्नर स्टोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इवेल्युएशन एंड process monitoring by cross-border investor in making an investment decision, valuation of assets and cross-border financing and evaluation of availability of global capital market। ये मैंने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है, मीनिंग में अगली वीडियो में बताऊंगी।